नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th साइंस मॉडल सेट नंबर 2 लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सेट पूरा लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का साइंस सेट नंबर 1 और इकोनॉमिक्स जितना आप लोग का था सब मैं कर चुका हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। इससे पहले मैं आप लोग को पूरे बता दिया था क्या क्या रूल है। यानी फ्रेंड्स, कुल जो प्रश्न होंगे आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए, टोटल प्रश्न होंगे 19 होंगे। उसके साथ साथ देखिए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो प्रश्न होंगे, देखिए 1 से 7 तक होंगे। देखिए मैं लिखा हूँ, इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आगे आप लोग देख लेंगे एग्जाम में बैठने से पहले। प्रश्न 1 से 7 तक लघु उत्तरीय है, ठीक है, जिसमें आप लोग को 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। और उसके साथ साथ सभी के लिए मान 2 हैं। मान कितना है? 2 होंगे। उसके साथ देखिए 8 से 14 तक जो प्रश्न होंगे वो सभी 5 प्रश्नों के उत्तर उसमें से देने होंगे। और सभी के लिए अंक कितने होंगे? 3 अंक। 50 वर्ड्स में लिखना है। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए लास्ट इसमें ये लिख रहा है 15 से लेकर 19 तक जो होंगे दीर्घ उत्तरीय हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 प्रश्नों को आप लोगों को लिखना है। अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 5 है। यानी कि सिंपल वे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ग्रुप ए में जो होगा वो आप लोग को 5 प्रश्न लिखने होंगे। ग्रुप बी में भी जो प्रश्न होंगे आप लोग को 5 लिखने होंगे। और ग्रुप सी में 3 प्रश्न लिखने होंगे। ग्रुप ए का मार्क्स जो होगा 2 मार्क्स का होगा। ग्रुप बी का मार्क्स 3 मार्क्स का होगा। और ग्रुप सी का मार्क्स होगा 5 का। क्लियर है? तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो देखिए आप लोगों का टोटल मार्क्स कितना आ रहा? 14 आ रहा। कितना आ रहा? 40। ये 40 यहाँ से आएगा और इसके साथ साथ 40 मार्क्स आप लोग को ऑब्जेक्टिव के केसेस से आएगा। क्लियर है? और तो और ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग का ग्रुप ए में कुल क्वेश्चन 7 रहेगा। 7 में से आप लोग का 5 का जवाब देना है। ग्रुप बी में भी 7 रहेगा, उसमें से 5 का जवाब देना है। ग्रुप सी में 5 रहेगा, उसका 3 जवाब देना है। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में याद रखेंगे, आप लोग को सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, केवल 5। लेकिन मैं यहाँ पे सभी बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसी में देखिए क्या लिख रहा है। देखिए किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? देखिए यहाँ पे लिख रहा विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर जो देखिए, किसी भी चालक चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? आमीटर का। क्लियर है? आमीटर का। और आमीटर को हमेशा ध्यान रखें, एक एक्स्ट्रा मैं पॉइंट्स हम सभी में बता दूंगा। आमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और आमीटर का जो संकेत होता है ए होता है, जहाँ पे आप लोग का देखिए यहाँ पे चार्ज जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। क्लियर है? और एम्पियर ए से डिनोटेट करते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रहा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखे। सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूँ, प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ओम होता है। अब इसके साथ साथ देखिए ओम, ये ओम होता है, इसका सिंबल यानी ओम इस टाइप से है, ओम लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर आता है प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल जो होता है फ्रेंड्स देखिए, यानी इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, प्रतिरोध का सिंबल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए क्या लिखा, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रतिरोध जो है ना आपका लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। यानी कि किसी तार का प्रति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ा रहे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ। क्लियर है? अब प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दो ऐसे धातुओं का नाम लिखिए। दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सिंपल वे में बता, देखिए दो ऐसे धातु का नाम लिखिए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दो धातु, सबसे पहले इसका धातु का नाम लिख दीजिए सोडियम। सोडियम लिख सकते हैं और एक पोटासियम लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3 बोलते तो एक आप लोग लिथियम भी लिख सकते हैं। यानी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट में एक आता है। देखिए लिथियम का 2 एक होता है, सोडियम का कितना होता है फ्रेंड? 2 8 एक होता है। और पोटासियम का 2 8 8 एक होता है। तो ध्यान से आप लोग देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तीनों के लास्ट में कितना 1 आ रहा है। तो ये तीनों धातु जो है ना इसको चाकू से काट सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? लिथियम लिख सकते हैं, सोडियम या पोटासियम, तीनों में से किसी को भी 2 को लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3COCH3, यानी कि देखिए इसमें CH3COCH3 है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा, C2H2 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग
क्यों क्वेश्चन टफ है। इसमें जो है फ्रेंड्स देखिए CO, यानी कि इसमें जो CO है, देखिए मैं डिनोटेड कर रहा हूँ यहाँ पे CO एक प्रक्रियात्मक समूह, अर्थात फ्रेंड्स C डबल बॉन्ड O का है ये, क्लियर है। अब इसे हम लोग जो कहते हैं कीटोन कहते हैं, यानी C डबल, देखिए यहाँ पे इसे हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग कहते हैं कीटोन, यानी कि इसका जो होगा प्रक्रियात्मक समूह का नाम है कीटोन, क्लियर है। कीटोन का सूत्र होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग C2H4 लिख रहा। अब देखिए यहाँ पे ये अल्किन का रहा, यानी कि अल्किन का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, CnH2n। तो देखिए 2 2 4 है, यानी कि अगर दुगना आता है आप लोग के यहाँ पे तो उसे बोलते हैं अल्किन। तो यानी कि पहला का जो प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन लिख दीजिए, और सेकेंड में आपका क्या हो रहा है, एल्किन हो रहा है, क्लियर है। अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ। अल्किन में 2 कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म में क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जीवाश्म में क्या है, इसके बारे में एक ही वर्ड, जी बिल्कुल फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिख रहा है फ्रेंड्स जीवाश्म में क्या है, तो आप लोग को ये तो लिखना है आंसर। तो आप लोग इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए जीवाश्म जो होते हैं, सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा, इसका एक ही आंसर याद रखेंगे। जीवाश्म जो तो जो लाखों करोड़ वर्ष पहले जो चट्टानों से दब गए पदार्थ, ठीक है, जो अवशेष के रूप में पाए गए, उसे हम लोग बोलेंगे जीवाश्म, क्लियर है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए, बहुत साल वर्ष पहले जंतुओं और पौधों के कठोर अंग की छाप या उनके अवशेष जो चट्टानों पे या उसके बीच में दबे हुए पाए गए हैं, उसे बोलेंगे जीवाश्म, क्लियर है। ठीक है, सिंपल वे में याद रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर बोले जीवाश्म का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका मेनली एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, यानी कि ऑर्कियोप्टेरिक्स दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म का एक एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ ये एक आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बताता हूँ। ये एग्जाम्पल तो है, ये साथ में यह योजक कड़ी है। क्या है फ्रेंड्स, ये योजक कड़ी। अगर आप लोग का एग्जाम में आता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए योजक कड़ी का, तो योजक कड़ी के एग्जाम्पल लिख सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि योजक कड़ी होता क्या। देखिए योजक कड़ी एक ऐसे जीवाश्म के रूप होते हैं जो दो जीवों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यानी देखिए आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जानवर है या फिर जीव है जिसके अंदर सरीसृप यानी कि सांप और पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी इसका ये जो जीव है ना, इसका निर्माण सबसे पहले यह सांप था, और सांप के बाद धीरे धीरे यह देखा गया पक्षी के रूप में आ गया। क्या के रूप में आ गया फ्रेंड्स, पक्षी। यानी कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो एक प्रकार योजक कड़ी है। अब इसमें किसके लक्षण पाए जाते हैं, पक्षी। यानी फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इसमें पक्षी प्लस सांप के लक्षण पाए जाते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझ, देखिए वंशानुगत यानी होता है फ्रेंड्स, देखिए आपके पिता का लक्षण, यानी पिता का लक्षण अगर आप में आ रहा है, या पिता या माता का लक्षण आपके अंदर किसी न किसी वे में अगर आ रहा, तो उसे बोलेंगे वंशानुगत लक्षण, क्लियर है। यानी फिर अपने किसी भी परिवार के सदस्यों का लक्षण अगर उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप में या हमारे में या किसी परिवार के सदस्यों में प्राप्त होते हैं, तो उसे बोलते हैं वंशानुगत लक्षण, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार आप लोग से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। ये जो क्या लिख रहा है, वंशानुगत जो लक्षण होते हैं, ये सिंपल वे में केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होता है अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता जो डिपेंड करता है वो DNA पे, किस पे प्रभाव करता है फ्रेंड्स, DNA पे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए एक सबसे पहले खाद्य श्रृंखला होता क्या, देखिए सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। खाद्य से सबसे पहले मान लीजिए घास मैं लिखता हूँ। अब घास को खाने वाला क्या होता है, घास को मान लीजिए हिरन खा लिया। अब हिरन को कौन खा लिया, मान लीजिए शेर खा लिया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया खाद्य श्रृंखला का, क्लियर है। यानी कि आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें घास जो हो गया वो उत्पादक हो गया, हिरन जो हो गया उपभोक्ता हो गया, अर्थात प्रथम उपभोक्ता, शेर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, क्लियर है। तो एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। और ये जो चरण है, इसी चरण या स्तरों को हम लोग बोलेंगे पोषी स्तर। यानी कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, यानी कि 7 क्वेश्चन था, 7 का आंसर दिया हूँ मैं, लेकिन आप लोग के एग्जाम में केवल 5 लिखने का था। तो मैं तो मेरी तरफ से ये बोला कि इसमें जीवाश्म को मत लिखिए, फिर वंशानुगत लक्षण को आप मत लिखिए, बाकी जितना था उसे लिखिए, क्लियर है। एंड नेक्स्ट, अब आ चुका हूँ सेक्शन बी में। तो फ्रेंड्स सेक्शन बी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और 5 क्वेश्चन बनाने को होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए ओम का नियम लिखे, इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध लिखे। तो कुछ नहीं करना, देखिए ओम का नियम क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि
अगर किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा उसके आवेशों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी फ्रेंड्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये होता है। क्लियर है, ये फार्मूला हम बोलता है। अब देखिए इसमें फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग इक्वल देते हैं। अब उसके बाद हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद R देते हैं। अब ये R जो आपका है ना, आर जो मैं लिया हूँ, आर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि धारा के प्रवाह में ये रुकावट डालता है। ये होता है ओम का नियम। तो बोला ना इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध लिखे। तो इसमें जो होता है V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। क्लियर है। और नहीं तो आप अगर आप लोग को लिखना है, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई आई। क्लियर है, यानी कि देखिए इसका अनुसार देखिए क्या बोल रहा आप लोगों को, दोनों के बीच संबंध को लिखे। यहाँ पे देखिए मैं फिर से अंडरलाइन करके बताऊँ क्या बोल रहा, विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध को लिखे। यानी देखिए V इक्वल टू आई है ना, इसका कहने का था अगर विभवांतर बढ़ रहा तो I भी बढ़ेगा। यानी कि अगर विभवांतर बढ़ा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, अब विद्युत धारा कम रहा तो विभवांतर भी कमेगा। यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसका तात्पर्य यही है। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, प्रतिरोध को परिभाषित कर। देखिए इसी में लिख रहा फ्रेंड्स, प्रतिरोध को परिभाषित करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, V इक्वल टू क्या भी सिद्ध किए हम लोग, आई आर। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का यूज कर V बाई आई। तो डिफिनेशन अगर आप लोग याद नहीं होता है, सिंपल वे में लिख सकते हैं आप लोग ऐसे। देखिए V से क्या होता है? विभवांतर। I से क्या होता है? विद्युत धारा। यानी कि विभवांतर आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, विभवांतर प्रति विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं ओम। विभवांतर प्रति विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्लियर हुआ, विभवांतर प्रति विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रतिरोध का जो अपना सिंबल होता है यानी इस टाइप से होता है। क्लियर है। अब इसे हम लोग जो डिनोटेट करते हैं इंग्लिश में आर से, क्योंकि आर फॉर रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब रेजिस्टेंस होता है क्या? किसी भी धारा के प्रवाह को रुकावट डालता है। प्रतिरोध यानी कि किसी भी धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसका क्वेश्चन में आएगा, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? इसका ऐसा ही मात्रा होता है ओम। क्या होता है? ओम। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से। क्लियर है, यानी ओम के नाम से। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिक्स आप लोग के एग्जाम में पेपर में आ सकता है। सबसे पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझने के लिए आप लोग को ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में हम लोग सिंपल वे में एक चीज़ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल होता है और इसके साथ साथ साउथ पोल होता है। क्लियर है। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस रेखा, सबसे पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा सबसे पहले एक अस्थाई होती है। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा में देखिए धारा की दिशा जो होता है, देखिए नॉर्थ से साउथ होता है। देखिए नॉर्थ से साउथ हो रही है, नॉर्थ से साउथ हो रही है। क्लियर है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बाहर बाहर जो धारा की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ होती है। देखिए नॉर्थ से साउथ हो गया, लेकिन अगर अंदर की बात किया जाए, अगर अंदर की दिशा की बात किया ना, तो साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। अंदर जो होती है साउथ से नॉर्थ, अब बाहर जो होती है नॉर्थ से साउथ होती है। इसके साथ साथ देखिए जो अधिक जो सामने होंगे उसका ध्रुव की मान अधिक होंगे, यानी कि जो सामने होंगे पोल के ना उसका मान अधिक होंगे। तो ये देखिए आप लोग का ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्लियर है। अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा में मान लीजिए कि मैं एक ये रिंग किया हूँ, एक यहाँ पे किया हूँ, एक यहाँ पे किया हूँ। तो ये जो मैं गोलेदार तरह से बना रहा हूँ इसे बोलता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलता हूँ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बोलता है इसमें मान लीजिए इसका नाम ए है फ्रेंड्स और इसका नाम बी है, अगर बोलेगा ए में कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो देखिए ये जो आपको जो दिख रहा है, ये देखिए मैं पूरे बताने, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये, यानी कि इसमें कुल कितना, ध्यान से देखिए इसमें कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा, देखिए एक आ रहा है, एक एक दो आ रहा ना, तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या 2। लेकिन इसमें देखिए इसमें टोटल एक आ रहा, दो आ रहा, 3 4, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या 4 है। यानी कि देखिए कोई मान लीजिए रेखा, इसमें जितना रेखा टच कर उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका SI मात्रक अगर क्वेश्चन में पूछता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के, इसका SI मात्रक, सबसे पहले इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है फ्रेंड्स? टेस्ला। इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ साथ ये जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसे ध्यान में रखें आप लोग रखें, इसके यह एक सदिश राशि होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिख रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कोई 2 गुण लिखे हैं। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो होती है अंदर की ओर, अंदर की जो होती है वह साउथ से नॉर्थ होती है, इसे याद रखें, साउथ से नॉर्थ। लेकिन बाहर की ओर जो दिशा होती है साउथ से नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। और 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये 3-4 रूल ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
संक्षारण से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले देखिए संक्षारण होता क्या है? देखिए जब कोई वस्तु पर्यावरण में आते हैं तो यह जंग लग जाता है या फिर नमी के कारण उसमें जो जंग लगता है उसे बोलते हैं संक्षारण। क्लियर है? इसे सुरक्षा के उपाय बताएं। सबसे पहले जस्तीकरण करके, यशद लेपन करके, फिर पेंट करके, ये सब हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्लियर है? इसमें किन्हीं भी दो कार्बन परमाणुओं के बीच, यानी कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच हमेशा कार्बन कार्बन बीच होता है सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? ये होता है। और अल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है वह मीथेन होता है। इससे इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? और उसके साथ यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। ये कम अभिक्रियाशील होता है। इतना आप लोग को मैं बताया हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लियर है? फिर से सुनेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। कितना होता है? एकल बंध होता है। और जहाँ एकल बंध होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अल्केन कहते हैं। उसके साथ साथ देखिए अब मैं बता रहा हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, यानी देखिए इसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर डबल बॉन्ड आ रहा या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें से एक पॉइंट्स और आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो उसे बोलते हैं अल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा फ्रेंड्स तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्काइन। क्लियर है? लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ रहा तो इसे बोलेंगे अल्कीन। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है? ठीक है? अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का में देखिए अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ CnH2n होता है। CnH2n होता है अल्कीन का। और अल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो होता है ना अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आ से असंतृप्त, आ से अधिक, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जैव आवर्धन क्या है? फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जैव आवर्धन। तो देखिए जैव आवर्धन सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ जैविक आवर्धन। आवर्धन नहीं होता बचाव के लिए। ठीक है? देखिए जैव आवर्धन DDT का जो यूज किया था, अर्थात पर्यावरण को संतुलन को बचाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया, देखिए जैव अनिम्लीकरण रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर में वसी ऊतकों को संचित होते हैं। इसे ही बोलते हैं हम लोग जैविक आवर्धन। इसके लिए अगर बोलता है किस चीज़ का यूज किया था फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं DDT का। ठीक है? DDT का जैव आवर्धन। ठीक है? इससे आप लोग लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में ऊर्जा क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाइए। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये पारितंत्र होता क्या। देखिए पारी यानी चारों ओर का तंत्र, यानी देखिए पारितंत्र जो होता है फ्रेंड्स जैविक घटक और अजैविक घटक के सम्मिश्रण को बोलते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक, लिख देता हूँ, जैविक और अजैविक घटक के सम्मिश्रण को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। अब देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पारितंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैविक घटक क्या होता है? वे घटक जो जिसमें जीवन होता है उसे बोलते हैं जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं होता उसमें अजैविक घटक। जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु हो गए जैविक घटक, वायु हो गया, हवा हो गया, नमी हो गया, तापमान हो गया, अजैविक घटक। क्लियर है? लेकिन मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। इसमें बोल रहा फ्रेंड्स आप लोग को एक चित्र बनाना ऊर्जा के प्रवाह का, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके चित्र बनाने के लिए आप लोग एक ही काम कीजिए। सबसे पहले ऊर्जा के प्रवाह के लिए चित्र बोल रहा ना, तो आप लोग पोषी स्तर का चित्र बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं फ्रेंड्स? पोषी स्तर का इसमें आप लोग चित्र बना सकते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे घास दे दीजिए। ठीक है? घास दे दीजिए। फिर यहाँ पे दे दीजिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे घास दे दिए ना, तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड वेयर में आप लोग बकरी लिख दीजिए क्योंकि बकरी खाता है, और बकरी के लिए यहाँ पे शेर। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर ये भी नहीं हो पाता आप लोग से तो सिंपल वे में आप एक पिरामिड बना दीजिए। यहाँ पे उत्पादक लीजिए, यहाँ पे उपभोक्ता, यहाँ पे अब घटक लिखिए। इसमें आपका 10% रूल फॉलो करता है। और यानी कि देखिए ये होता है लिंडमान का थ्योरम। लिंडमान का देखिए अगर बोलता है क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग को, अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है पारितंत्र के ऊर्जा के प्रवाह का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। तो इसमें बोला कि 10% ऊर्जा का लाभ होता है। कितना परसेंट का फ्रेंड? 10% ऊर्जा का लाभ होता है और 90% ऊर्जा की हानि होती है। ये कहना था लिंडमान थ्योरम। ठीक है? मैं बता दिया हूँ।
नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? ये क्यों किया क्वेश्चन आ गया, तो क्यों किया हम लोग को जवाब तो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में याद रखिएगा ना, मटर के पौधे का चयन इसलिए किया, इसलिए क्यों किया क्योंकि उसमें उसमें गोल बीज थे, गोल बीज के साथ साथ लंबे बीज भी पाए गए थे, इसलिए चयन किया था। ठीक है, आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का यूज किया, तो आप लोग लिख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का यूज किया। अकुल 7 चरण तक इसमें प्रयास करते रहें, 7 चरण तक इसमें प्रयास करते रहें। अब देखिए 7 चरण तक तो प्रयास करते रहें, साथ में इसने लक्षण को इसी के आधार पे 2 लक्षण बताए, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी, जो शुरू में दिखाई देता है उसे बोलेंगे प्रभावी लक्षण, जो छिप जाते हैं उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मेंडल को क्या कहते हैं, तो मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, और मेंडल कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। इसे ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आप लोग का ग्रुप बी। इसमें आप लोग को क्वेश्चन अगर टफ कुछ लगा होगा तो आप लोग इसे एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप सी यानी कि सेक्शन सी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सेक्शन सी देखिए क्या लिख रहा है, विद्युत यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए क्या लिख रहा है ये, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। फ्रेंड्स ये आप लोग का सबसे पहले पार्श्व क्रम जिसका सूत्र होता है मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को शो करना है। 1/Rp=2 होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, इसे आप लोग को शो करना है। आप लोग शो कर सकते हैं। वैसे मैं केवल यहाँ पे एक हिंट्स कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्या लिख रहा है समतुल्य यानी 500 क्रम, 500 क्रम में जो होता है विद्युत धारा जो होता है ना 3 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2 और I3 बढ़ जाता है, लेकिन इसमें विभवांतर सेम रहता है। ये कंसेप्ट होता है इसका, इतना आप लोग इसी का आधार पर बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखे और इसका नामांकित चित्र भी बनाया। तो सिंपल वे मैं केवल एक चीज़ बताता हूँ, देखिए विद्युत मोटर एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा को, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आप लोग को देखिए विद्युत मोटर एक ऐसी ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल देगा? ये यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम के अनुसार काम करता है? फ्लेमिंग के, ध्यान से देखिए सुनिएगा, या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से काम करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये कार्य करता है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है इसके 2 उपयोग लिखे हैं, 2 उपयोग, तो इसके बारे में पहले लिख सकते हैं। पहला उपयोग कहाँ लिख सकते हैं? टीवी में होता है, मोटर में होता है, फिर पंखा में होता है, ETC लिख सकते हैं। अब इसका नामांकित चित्र बनाना है, तो नामांकित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए 2 को पोल दे दीजिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दे दीजिए। मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये फ्रेंड्स साउथ पोल है। अब इसके बीच एक आर्मेचर बना दीजिए, देखिए ये आर्मेचर में बना दिए, यहाँ पे कार्बन ब्रूस दे दिए, इस टाइप से दर्शा दीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपका ही बनता है। नेक्स्ट समावेता क्या होता है? समावेता क्या होता है? देखिए आइसोमेरिज, समावेता एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अणुसूत्र, ध्यान से सुनेंगे, जिसका अणुसूत्र समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं फ्रेंड्स? समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, उसे बोलेंगे हम लोग समावेता। क्लियर है? यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न उसे बोलते हैं असमावेता। अब देखिए पेंटेन के लिए बोल रहा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले पेंटेन के लिए बोल रहा ना, देखिए इसके मैं बारे में बताता हूँ। देखिए पेंटेन का जो सूत्र होता है आप लोग को मैं बताता हूँ, C5H10 होता है। पेंटेन का सूत्र C5H10 होता है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉर्मल पेंटेन, पहला होता है फ्रेंड्स नॉर्मल पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन और तीसरा होता है नियोपेंटेन। इसे आप लोग, मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ। पहला होता है फ्रेंड्स नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो देखिए मैं नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को ये। तो नॉर्मल पेंटेन, इसका सूत्र होता है C5H10। देखिए मैं इसका संरचना बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले C का संख्या 5 देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए केमिस्ट्री में ये बोलता है कार्बन का संयोजकता 4 होता है, यानी सभी के बीच एक एक बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग सभी जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे, ये आप लोग का हो गया। देखिए एक H यहाँ दिया हूँ, अलग से यूज करता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। H देखिए जहाँ जहाँ खाली आप लोग को वहाँ पे H भर दीजिए। H H H H H
एच, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, या सॉरी देखिए यहाँ भी एच है फ्रेंड्स, यहाँ भी इस टाइप भी एच है। यानी कि देखिए कुल एच की संख्या कितना, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12। यानी कि देखिए सी का संख्या 5 है, एच का संख्या कितना है, 12 है। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। उसी प्रकार आप लोग अगर बोलते हैं नियो पेंटेन बना, तो आगे देखिए 1 2 3 4 कार्बन ऊपर देंगे, एक कार्बन नीचे देंगे, 5 हो गया, सभी बीच एक एक बंधन दे दिए। क्लियर है। अब देखिए कार्बन अपने साथ 4 रखता है वैलेंस से, तो 1 2 3, यहाँ पे 4 हुआ ना, तो 1 2, ये 3 था, एक 4 हुआ, 1 2 3 4। अब देखिए इसके लिए 1 2 3 और एक यहाँ ऑलरेडी है। अब सभी जगह क्या भर देंगे, एच भर देंगे। क्लियर है। ये आइसो का था। अब नियो का देखिए, यहाँ पे कार्बन संख्या 3 लिखेंगे, 1 2 3, एक ऊपर कार्बन दे देंगे, एक नीचे कार्बन दे देंगे। अब सभी की जगह पे एच का बैठा दीजिए। क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप लोग पूरा बना सकते हैं। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लिख रहा, ओजोन क्या है, ओजोन क्या है बताइए आप लोग। देखिए ओजोन सबसे पहले क्या ना, ओजोन ऑक्सीजन के एक समस्थानिक है। ओजोन ऑक्सीजन के एक समस्थानिक है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। क्लियर है। अब यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है। अब ये ओजोन परत एक ऐसा ऐसा गैस है ना जिसका सामांश O3, यह एक प्रकार गैस है जो हमें सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अब इसका निर्माण जो होता है, देखिए सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो वह परावैंगनिक की किरण के कारण वह टूट जाता है। देखिए ऑक्सीजन था, अब फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या थी, O3 का निर्माण हुआ। क्लियर। इस टाइप से निर्माण होता है। अब देखिए ओजोन क्या बता दिया ना, ओजोन ऑक्सीजन के समस्थानिक है। इसके साथ साथ ओजोन ऑक्सीजन का समस्थानिक है, उसके जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या लिख रहा है नेक्स्ट इसमें, किसी पारितंत्र को किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। फ्रेंड्स ओजोन हमारे लिए एक सुरक्षा का साधन है या फिर सुरक्षा का कवच है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हरा परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर हमें बचाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले देखिए ओजोन परत का जो क्षय, ओजोन परत का सबसे पहले जो क्षय देखा गया वह 1985 में देखा गया। कब देखा गया फ्रेंड्स, 1985 में। अब इसके लिए सबसे पहले 16 सितंबर 1947 सॉरी 16 सितंबर 1987 को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंस में बता रहा हूँ। ओजोन परत में सबसे पहली बार छिद्र जो पाया गया 1985 में, लेकिन उसके लिए 2 साल बाद 16 सितंबर 1987 को उसके लिए यानी छिद्र जो ना और फैलता जाता है, यानी कि और पतला हो जा रहा था, पतला होता जा रहा था आपका ओजोन पेड़ के लिए। इसके लिए 16 सितंबर को एक मीटिंग बैठा गया। ठीक है। अब उसके लिए कदम उठाया गया ना कि CFC का हम लोग यूज नहीं करना है, यानी रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का यूज हम लोग को नहीं करना है। क्लियर है। तो ये था आपको, यानी ये सब चीज़ का हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। ओजोन के लिए पहली बार छिद्र कब पाया गया, तो 1985 में। अब पहली बार उसके लिए बैठक कब हुआ, तो 1987 में। क्लियर है। इससे कौन सा गैस निकलती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे और क्या बोलते हैं, फ्री ऑन भी कहते हैं। इतना पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। और ओजोन की जो मोटाई होती है उसे डॉप्सन से मापते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए सबसे पहले लिंग जो निर्धारण होता है, देखिए लिंग निर्धारण के लिए 2 चीज़ होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस होता है। देखिए एक होता है बॉयज़, एक होते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ लोग के जो गुणसूत्र होते हैं उससे बॉयज़ होते हैं, एक गर्ल्स होते हैं। तो बॉयज़ का जो लिंग गुणसूत्र उसे बोलते हैं XY, और गर्ल्स का जो होते हैं वह XX कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए अगर बॉयज़ का XX से मिलता है तो यहाँ पे XX यानी लड़का बन गया। अगर बॉयज़ का लड़की के X से मिलता है तो XY यानी कि गर्ल्स का जन्म हुआ। इस टाइप से लिंग गुणसूत्र होता है। और देखिए लिंग गुणसूत्र जब होता है ना, तो इसमें 22 जो जोड़ा होता है सेम होता है, यानी ऑटोसोम होता है। केवल 23वां जोड़ा आपका होता है XY और ये XX होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार होते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आप लोग को सेट नंबर 3 अपलोड कर दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।